डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल एजी एजुकेशन जोन। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का जो आंकिक प्रश्न होता है, जो टॉप क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, और इसके साथ साथ ये सभी प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ से आपके एग्जाम में आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल का अच्छा खासा संग्रह आज होगा और आप देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न हैं वही आपके एग्जाम में मिलेंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें और आगामी परीक्षा जो 2025 में आपकी होने वाली है इसकी रसायन विज्ञान की, वो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाएं। यानी न्यूमेरिकल आपका एक भी बाहर से नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी में से आएगा। आप इस बात को लिख के ले लीजिए। और बात जो है यहाँ पे जो पहले प्रश्न की है, तो कोई भी आंकिक प्रश्न अगर दिया जाए तो उसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले उसे सिंबल के रूप में आपको इंडिकेट कर लेना है, दिखा लेना है कि इसका मान इतना 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 हमें पता है और दिया गया है। उसके बाद जो पूछा हुआ है उसे आप क्वेश्चन में ले लेंगे, तो उसके बारे में आप सर्च करेंगे कि मतलब ये वैल्यू हमें पता है, तो और ये किस फार्मूले पे रखा जाए जिससे कि ये हमारा जो है मोललता हो। यहाँ पे मोललता पूछा है तो मोललता का फार्मूला, या ऐसे ही मान लीजिए मोललता दिया हो तो स्मॉल डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे कौन सा आप प्रश्न के आधार पर आप कौन सा फार्मूला इसमें रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके ये प्रश्न होंगे वो प्रश्न ऐसे होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इसमें जो चीज़ आपको दिया हो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, इसके बाद फार्मूला का चूज करते हैं कि कौन सा फार्मूला रखा जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि 3.65 ग्राम HCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो इसमें स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है 3.65 ग्राम, और इसमें जो HCl जो है उसका m यानी स्मॉल m मतलब अणु भार अगर निकाला जाए तो H कितना है, 1 है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। Cl यहाँ पे 1 है तो 1 का यानी Cl का जो अणु भार होता है कितना होता है, इसका 17 परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है, 35.5। तो जो यौगिक के जो भी अलग अलग परमाणु भार होते हैं उनकी संख्या के अनुसार अगर उन्हें जोड़ दिया जाता है तो वही अणु भार कहा जाता है, यानी स्मॉल m का मान कहा जाता है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 रहा होता तो यहाँ पे गुणे 2 रख देते, अगर Cl 3 रहा होता तो यहाँ पे गुणे 3 इसी के साथ कर देते, Cl का जो परमाणु भार है उसी के साथ। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे और सबको जोड़ देते हैं जिससे ये बना है H और Cl वगैरह ऐसे। तो और स्मॉल डब्ल्यू यानी स्मॉल डब्ल्यू का मान आपको पता है, कैपिटल डब्ल्यू का मान आपका दिया है कि 100 ग्राम। तो हमें स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल m का मान पता है, तो m डैश यानी जिसे क्या बोलते हैं मोललता अगर ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो ये फार्मूला होता है कि m डैश इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल m इंटू डब्ल्यू इंटू 1000। स्मॉल डब्ल्यू का मान इसके जगह पे रखा 3.65 और स्मॉल m का मान 36.5 इसकी जगह पे रख दिया हमने, और जिसका जिसका जो मान दिया हुआ है उस जगह पे हमने W का मान 100 कैपिटल W की जगह रख दिया, और ये 1000 तो यहाँ पे है ही इंटू में। अब ये इसके बाद जब ये कटेगा तो इतना आएगा, कैसे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, ठीक। तो ये जो 10 बचा आपका, ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये डिसमल कहाँ खिसक के आएगा, यहाँ पे, यानी डिसमल हो जाएगा। यानी अब कितना 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5, और नीचे भी 36.5 है, दोनों आपस में कट गए तो 1 आया आपका, यानी 1 मोल पर kg। ये आपका पहला का आंसर हो गया। ये सभी प्रश्न आप एकदम तैयार करना है और अभी का अभी तैयार करना है, इसे जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए और समझ लीजिए, एक एक चीज़ को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, समझ समझ के करिएगा। जो दूसरा प्रश्न है ये आपका ये है कि भार के अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि स्मॉल डब्ल्यू का मान आपका दिया है 20 ग्राम, ये परसेंटेज से हम ले रहे हैं, इसको ग्राम समझ ले रहे हैं। तो पूरा कैपिटल डब्ल्यू कितना होगा 100, तो 100 में से जब 20 निकल जाएगा, पूरा विलयन मान लीजिए 100 ग्राम का है, 100 में 20 हमारा क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू हो गया, यानी विलेय हो गया। और जो आपका विलयन में से जो ये विलायक होता है, विलायक का ये होता है कैपिटल डब्ल्यू, और विलेय का भार होता है कितना, स्मॉल डब्ल्यू। तो इसमें से जब विलयन 100 का है, 100 में 20 विलायक है तो 20 विलेय है, तो विलायक कितना होगा, तो 100 में से जब 20 घटा देंगे तो ये 80 ग्राम क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू का मान हो गया। और इसके बाद K2CO3 का
स्मॉल m यानी कि अणु भार अगर निकाला जाए तो k कितना है 2 तो 2k, और फिर कार्बन कितना है 1 तो +c, और फिर ऑक्सीजन कितना है 3 तो 3 × 0, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि ये ऐसे हो जाएगा आपका। अब इसके साथ साथ अब बात यहाँ पे समझिए कि जो ये प्रश्न है वो क्या होगा। अब इसके अनुसार मोललता इसमें भी पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, k का कितना होता है परमाणु भार 39, तो 39 का 2 में गुणा हो जाएगा। इसके बाद फिर कार्बन एक ही है तो इसका परमाणु भार 12, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे आप, जोड़ेंगे इन दोनों का गुणा करके, फिर इसे जोड़ के, फिर इन दोनों का गुणा करके, तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 138 आपका होगा। और ये स्मॉल w का मान जो है, स्मॉल w की जगह रखा गया, फार्मूला वही है, और स्मॉल m का मान जो आपका निकला है 138 इसके जगह पे रखा जाए, ठीक। और इसके बाद फिर जो आपका कैपिटल W है, कैपिटल W का मान 80 यहाँ पे रखा जाए, और जब आप इसे काटेंगे, इसे अपने रखिएगा और काटिएगा, आपका आंसर कितना आएगा 1.8 मोल पर kg, यानी मोल पर kg आपका ये मात्रक होता है, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि 5 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो इसमें क्या होगा कि आपका स्मॉल w का मान आपका दिया है 5 ग्राम, यानी NaOH घोला गया तो विलय यही है, और आपका जो जल है ये जल, ये जो मिलीलीटर दिया है तो ये v का मान हो गया, कैपिटल V यानी आयतन वॉल्यूम। और इसके बाद फिर NaOH जो है आपका, इसका स्मॉल m का मान यानी अणु भार अगर निकाला जाए तो Na कितना, तो 1 तो 23 इसका परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 10, तीनों जोड़ दिया गया तो ये अणु भार हो गया इसका कितना 40, यानी NaOH का स्मॉल m का मान 40। अब यही फार्मूला होगा तो मोलरता जब होती है तो जहाँ W होता है, W का मतलब यहीं पे W होता था कैपिटल W, यहीं पे क्या है ये आयतन हो जाएगा, वहाँ पे भार यहीं पे आयतन बस हो जाता है, यही अंतर होता है मोलरता और मोललता में, बाकी सब कुछ वही रहता है। अब क्या है कि इसमें स्मॉल W m, स्मॉल w की जगह कितना रखेंगे 5 ऊपर रखेंगे, m की जगह कितना रखेंगे 40 रखेंगे, और गुणे v की जगह कितना रखेंगे 250, और जब आप इसे काटेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 0.5 मोल पर लीटर। तो ये आप खुद से करिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो आपका ये है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम HCl यानी कि एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी जल का भी मोल प्रभाज और एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि पहले जल का अगर देखा जाए H2O का, तो स्मॉल w कितना, जल कितना ग्राम है 72, तो ये स्मॉल w का मान 72, स्मॉल m का मान कितना 18 क्यों, क्योंकि H2O हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 × 1, और ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये 16, तो 16 और 2 18 हो जाएगा। इसी तरीके से अब स्मॉल w और स्मॉल m, तो स्मॉल w बाई स्मॉल m ये H2O का निकाल रहे हैं, तो ये कितना निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा मोलों की संख्या, यानी जल में मोलों की संख्या कितनी 4, जब इसे आप डिवाइड कर देंगे काट देंगे तो 4 निकल जाएगा। C2H5OH का अगर देखा जाए तो स्मॉल w और स्मॉल m का मान, स्मॉल w का मान आपका दिया है 92, तो ये 92 हो गया। और इसके बाद फिर आपका स्मॉल m अगर देखा जाए तो ये 46 होगा। कैसे, कार्बन कितना 2, तो 2 × 12, हाइड्रोजन कितना 5, तो 5 × 1, ऑक्सीजन कितना 16, तो ये 16, हाइड्रोजन कितना 1, तो इस तरीके सबको आप जब गुणा करके जब जोड़ेंगे तो 46 आएगा आपका। और इसके बाद इसका अगर निकाला जाए मोलों की संख्या कि इसमें मोलों की संख्या कितनी है, तो स्मॉल w बाई स्मॉल m, तो काटेंगे आप तो 2 निकल जाएगा, ये किसका है एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो आप देख रहे हैं कि जल के मोलों की संख्या 4 और एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है। अब नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि आपका इसमें अगर दोनों का कुल मिला के मोलों की संख्या अगर देखा जाए तो 4 और 2 मिला के 6, दोनों की इकट्ठा मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या कहा जाए तो 6 हो गई। अब ये जो आपका मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज का चिन्ह होता है जिसे आप x भी कह सकते हैं कैपिटल X, तो ये x H2O यानी जो मोल प्रभाज निकालना है ये जल का मोल प्रभाज, तो जल के मोलों की संख्या ऊपर लिख देंगे और कुल मोलों की संख्या नीचे, जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा जल का मोल प्रभाज। तो ये जल के मोलों की संख्या कितनी थी 4, तो 4 हमने ऊपर रख दिया,
और ये कितना कुल मौलिक संख्या कितनी निकाला था हमने 6, तो ये 4/6, ये काटने के बाद 2/3 क्या है जल के का मोल प्रभाज है। अब अगर देखा जाए इसी प्रकार कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी थी 2 ऊपर, और कुल मोलों की संख्या हमने निकाला था 6, तो 2/6 ये काट देंगे तो ये आपका 1/3 आंसर हो जाएगा। ये आपका इसका सलूशन हो गया। अगला जो 5वां सवाल आप देख रहे हैं इसमें ये भी उसी प्रकार का है। तो क्या है इसमें कि ये इतना ग्राम जल है 36 ग्राम, तो जल का स्मॉल डब्ल्यू कितना हो गया 36। एथिल अल्कोहल कितना है 46 ग्राम, तो ये एथिल अल्कोहल का कितना हो गया स्मॉल डब्ल्यू 46। और ये जो आपका मेथिल अल्कोहल है इसका कितना है वजन, ये स्मॉल डब्ल्यू बराबर इसका 32 हो जा रहा है। ठीक, तो इसके बाद में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, विलयन में प्रत्येक का मोल प्रभाज इसमें भी निकालना है। तो सबसे पहला काम कि तीनों का, अब इसमें 3 है तो तीनों का क्या कर देंगे मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम का H2O का भी निकालें आप 18, C2H5 का भी निकालें 46, और CH3OH का निकालेंगे, तो CH3OH का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो है आपका कार्बन कितना 1, तो 12, हाइड्रोजन कितना 3, तो 3 गुणे 1, और ऑक्सीजन कितना 1, तो 16, और फिर प्लस ये हाइड्रोजन कितना 1। तो इस तरीके सबको गुणा करके जब आप जोड़ेंगे, जहाँ गुणा है उसको जब करके आप सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आपका 32 आएगा। यानी कि अब दोनों का जब विभाजन कर देंगे स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम आप कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ये एक क्या निकल गया मेथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या, और ये एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 आ गया 46/46, और ये आपका जो 36/18 है तो ये 2 आ गया किसका जल के मोलों की संख्या। अब कुल मोलों की संख्या आप जान रहे हैं पिछले सवाल से, तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 2.1 ये 2 + 1 और +1 यानी पूरा मिला के मोलों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। अब आप देख रहे हैं कि सबका मोल प्रभाज जब अलग अलग निकाला जाए, तो आप जानते हैं कि अगर H2O का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो ऊपर H2O के मोलों की संख्या होगी, तो H2O के मोलों की संख्या यानी जल के मोलों की संख्या 2 और कुल मोलों की संख्या 4, तो 2/4 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा। अब ये C2H5 यानी एथिल अल्कोहल की अगर निकाला जाए मोलों की संख्या, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर, और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है तो मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या 4 नीचे, तो 1/4 ये आंसर हो गया। इसी तरीके से मेथिल अल्कोहल के मोलों अगर मोल प्रभाज निकालना है तो मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर, यानी 1 जो है वो ऊपर, और नीचे कुल मोलों की संख्या, ये क्या हो गया 1/4 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके समझ में आया होगा कि ये बात क्या है। अब आगे जो अगला प्रश्न है वो क्या है, वो प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, इसका क्वथनांक इतना दिया है डिग्री सेल्सियस, और पदार्थ के अणु भार की गणना करने के लिए कह रहा है। जल का Kb का मान यानी बॉइलिंग पॉइंट आपका इसमें दिया है, ये क्वथनांक नियतांक जो आपका है Kb का मान वो दिया हुआ है, वो इतना मोलल पर इतना मोलल है, ये आपका मान दिया हुआ है। तो जिसका जिसका मान दिया वो पहले लिख लिया जाए। स्मॉल डब्ल्यू दिया है आपका 3 ग्राम, ठीक ना, जो विलेय है, तो और इसके बाद फिर कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 100 ग्राम। डेल्टा टीबी आपका दिया हुआ है 100.51, ये क्या है इतना कह रहा था कि इतना है, बढ़ गया है, ठीक ना, तो इतना क्वथनांक है, तो पहले कितना था 100, तो अंतर कितने का है दोनों में, तो डेल्टा टीबी का मतलब अंतर होता है, डेल्टा का मतलब, तो ये दोनों में अंतर है 0.5, जब घटा देंगे पहले 100 होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है लेकिन 100.51 है अगर क्वथनांक उसका, तो अंतर कितने का है, तो 0.51 का है, माइनस कर दिया अंतर का मतलब, ये हो गया डेल्टा टीबी का मान। Kb का मान आपका 0.51 है ये, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे देखिए Kb का मान दिया हुआ है। स्मॉल m का मान इसमें पूछ रहा है कि पदार्थ का अणुभार, तब बताइए इसकी गणना कीजिए। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखें कि अब आपको जब इतना वैल्यू पता है तो डेल्टा टीबी अगर आपको फार्मूला होता है कि 1000 × Kb × स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल m × कैपिटल डब्ल्यू, तो इस तरीके से ये आपका होता है। अब इसमें स्मॉल m बराबर 1000 और Kb, अब स्मॉल m बराबर यानी ये हमें निकालना है अणुभार, तो m बराबर अगर देखेंगे तो ये डेल्टा
टीबी कहाँ चला जाएगा, इसके जगह पे, तो इसके जगह पे हो जाएगा पक्षांतर करने के बाद। तो अब ये स्मॉल m का फार्मूला बन गया। तो अब इसी में 1000 की जगह 1000, kb की जगह इतना रखिए और स्मॉल w की जगह आप स्मॉल w का मान यानी 3 रखिए और इसके बाद डेल्टा टीबी का मान कितना है 0.51 यहाँ पे रखिए और इनटू कैपिटल W का मान 100 है तो यहाँ रखिए। अब सबको कट करेंगे आप तो आपका कितना आंसर आना चाहिए 30, यह आपका आंसर 30 आना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व कीजिए और 30 आंसर लेके आइए। थोड़ा मैं कैलकुलेशन आपको क्यों दे रहा हूँ, इससे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप थोड़ा एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, इससे करेंगे तो आपका जब आ जाएगा तो आपको आत्मिक खुशी होगी कि नहीं हम भी कर ले रहे हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन करिए जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो अब आगे क्या है कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये आपका किसका मान दिया हुआ है, के बी ऊपर दिया था, इसमें के एफ का मान तो इसमें के एफ का मान दिया हुआ है। तो ये हो गया के एफ का मान यहाँ पे देखिए और इसके बाद स्मॉल डब्ल्यू का मान आपको क्या होगा, ये आपका दिया हुआ है 7.5 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान 75 ग्राम होगा और फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कितना जल है तो ये 75 हो गया। डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है इतना डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। और फिर स्मॉल m का मान इसमें भी पूछ रहा है तो वही फार्मूला होगा जहाँ टीबी कह रहे हैं और जहाँ बी लिखे हुए हैं वहीं पे एफ हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला देखिए वही है बी और यहाँ पे बी लिखा हुआ था, अब ये एफ हो गया। ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यानी हिमांक के लिए हो गया। फार्मूला वही होता है, m का मान जैसे उसमें निकाला था वैसे ही इसमें होगा। अब के एफ का मान 1.86 यहाँ पे रखेंगे, स्मॉल w की जगह 7.5 रखेंगे, ये जो डेल्टा टी एफ है इसके जगह हम 1.2 रखेंगे और इसके बाद कैपिटल W जो है इसके जगह पे हम क्या रखेंगे 75 और कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 155। ये सभी प्रश्न आपको तैयार करने हैं, बारी बारी से तैयार करते रहिए, समय बहुत कम है। अब समय बहुत ज़्यादा ना समझिए, कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अब देखिए 8वां जो सवाल है आपका इम्पोर्टेंट वो है कि अभिक्रिया ये दिया हुआ है कि A+2B goes to 3C के लिए, यानी कि ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं और ये आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, तो यानी कि अभिकारक और उत्पाद। तो के लिए C के बनने की दर और दर इतना है, तो C के बनने की दर दिया हुआ है यानी कि प्रोडक्ट के बनने की दर दिया है और A और B के विलुप्त होने की दर, यानी ये अभिक्रिया में भाग लिए हैं तो ये समाप्त होने के बाद ये बना है, तो इनके विलुप्त होने की दर आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। तो क्या करते हैं कि मैं आपको बताया हूँ कि जब रिएक्टेंट लिखेंगे तो वो माइनस में लिखते हैं। तो देखिए ये ए और बी क्या लिखा गया है माइनस में और जो सी है आपका वो किस में, देखिए प्लस में लिखा गया, कहीं भी माइनस नहीं लगाया गया, ये ध्यान रहे इस चीज़ का। और डेल्टा की जगह आप डी भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा जो आपका ये ए का जो मोडता होगी इसकी, तो ए की सांद्रता कहते हैं, सॉरी इसे सांद्रता कहते हैं, ए की सांद्रता बटे डेल्टा टी, यानी ए के लिए हमने लिख दिया। तो और बी कितने हैं, 2 अणु हैं तो 1/2 हो जाएगा। यहीं यदि यहाँ पे 5 होते तो यहाँ पे 1/5 होता, यानी कि जो होगा 1/, में लिख देंगे, चाहे इधर का हो। देखिए 3 भी है तो 1/3 लिख दिया गया, जितने संख्या होगी वो बाई में चली जाएगी। और बी का मतलब डेल्टा, ये आपका बी की सांद्रता बटे डेल्टा टी और डेल्टा सी की सांद्रता बटे डेल्टा सी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ए के विलुप्त होने की दर अगर हमें निकालना है तो हमें किसकी दर पता है, सी के बनने की दर पता है, तो सी वाला कौन है ये, तो इसके साथ हम क्या कर ले रहे हैं, ये इसके साथ इसकी तुलना कर रहे हैं, ए का निकालना है तो ए वाला और ये सी वाला हम ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि माइनस डेल्टा ए की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर होगा वह इसके रख दे रहे हैं निकालने के लिए मान। तो क्या होगा, इसका मान दिया हुआ है आपका कितना, ये 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका दिया हुआ है ये, तो 1/3 से गुणे में है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर किसका हो गया, ए के विलुप्त होने की दर हो गया।
अब आगे बी के विलुप्त होने की दर अगर देखा जाए, ये निकालने के लिए इसको भी कह रहा है, तो हमें किसका पता है? अब तो ए बी दोनों पता है, तो हम किसी का भी तीनों में से किसी का भी अनुपात ले सकते हैं। तो बी का अगर पूछ रहा है तो बी और सी का ही ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए आपस में एक दूसरे के बराबर, तो ले लिया हमने। अब क्या है कि सी के विलुप्त होने की दर ये भी हमें पता है, सी के बनने की दर ये था, तो बनने की दर 10⁻⁻² मोल पर लीटर था। अब ये 2/3 इसके साथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके साथ 1/3 है, और ये जब 2 इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, और ये माइनस यहीं पे रहेगा, तो अब ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2/3 हो जाएगा, और ये जो है आपका, इसका मान आपका दिया हुआ है 10⁻² मोल, तो 2/3 इंटू 10⁻² मोल, ये दोनों हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके जगह पे हमने रख दिया 10⁻², और इसके साथ ये है ही, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला 9वां जो सवाल है, इसमें है कि अभिक्रिया A + B जो है आपकी, ये आपका प्रोडक्ट बना रही है, तो के लिए वेग नियम जो ये आपका होता है वेग नियम, जिसे आप ये क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं आप, या वेग नियम भी कह सकते हैं। तो ये जो है आपका दिया हुआ r बराबर इतना से दिया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो वेग नियम यदि इतना दिया गया है, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? ये x + y होता है, यानी x का मतलब क्या होता है, जो इस a की सांद्रता के ऊपर जो घात है वो 1/2, और y का मतलब जो दूसरा आपका रिएक्टेंट था, अभिकर्मक था या अभिकारक था, तो उसके ऊपर जो पावर है, यानी कि जो आपका सांद्रता के ऊपर जो घात लगी हुई है, वो दोनों को यानी घात को जोड़ देते हैं, तो x + y यानी ए के सांद्रता की घात और बी के सांद्रता की घात जब जोड़ देते हैं, तो 1/2 और 2 जब जोड़ देंगे तो बाई 1 करके एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 10वां क्वेश्चन, ये है कि इसमें R से यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना हुआ है, ये एक रिएक्शन है, अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता कह रहा है कि 30 मिनट में इतनी से घटकर इतनी हो जाती है, तो औसत वेग की गणना कीजिए। तो इसका ध्यान रहे, ये भी बहुत ऐसा सवाल नहीं है कि बहुत भारी है, केवल समझने की बात है। इसमें देखिए क्या होगा कि औसत वेग का फार्मूला होता है कि माइनस डेल्टा आर की सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा आर की सांद्रता का मतलब कितना से कितना हुआ घट के, तो 2.5 हो गया, 2.5 ये क्या होगा, ये हमने रख दिया, और इसके बाद 2.5 से इतना हो गया, तो 0.2 में से आपका 0.5 जब दोनों को आपस में घटा देंगे, तो अंतर दोनों में अंतर कितने का है, यही आर होता है, ठीक ना। ये डेल्टा जो इस आर की सांद्रता है, इसका मतलब सांद्रता में कितना का अंतर है, तो 0.2 हो गया, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे, पहले जितना था तो घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस ये आपका ख़त्म हो गया, और 0.3 हो गया, और नीचे डेल्टा टी का मतलब 30, समय कितना लगा 30 मिनट, तो ये नीचे मिनट हो गया 30। अब ये जब आप इससे ये काटेंगे तो आपका आएगा 0.01, और ये 10⁻², जब इसे आप बदलेंगे 10 के पावर में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये आपका मानक रूप में, तो ये आपका 10⁻², इसे लिख सकते हैं आप 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। अब देखिए 11वां सवाल ये है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसमें टी का मान आपको दिया है 40 सेकेंड, और ए का मान ए का मान हमने ए मान लिया है, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता हम मान रहे हैं कि ये है, और बाद में सांद्रता में कितना अंतर पड़ा है, तो ए में से यक्स, ए माइनस यक्स उसे बोलते हैं सांद्रता में अंतर, यानी पहले कितना था ए था, अब उसमें अंतर कितने का हो गया कि वह आधी रह गई, यानी ए का बाई 2 यानी आधा रह गया। अब इसके बाद क्या है कि के का मान आपको पूछ रहा है, तो इसमें क्या है कि के का 2 फार्मूला होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे कह रहा है कि अर्धायु की कोई बात नहीं है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है कि के बराबर, ये फार्मूला होता है कि 2.303/t इंटू log a/a-x। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे t का मान कितना 40 हमने रख दिया, ये ए का मान कितना था, ए था यानी प्रारंभिक जो सांद्रता थी, और बाद में कितना रह गई प्रारंभिक की आधी, यानी a/2 इसका मान था a-x का, तो ये हमने रख दिया। तो अब क्या है कि जब इसे आप काटेंगे तो ए से ए कटने के बाद ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो log 2 हो जाएगा। अब ये
2.303/40 और ये log 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2.303/40 तो ये है यहाँ पे बाई में, और ये log 2 का मान होता है 0.3010। तो जब इसका मल्टीप्लाई करके आप 40 से काटेंगे तो इतना आपका आंसर आएगा, और जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो 1.7 × 10⁻² हो जाएगा। ये आपका पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये अगला सवाल है 12वां। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना 60/सेकंड है, तो अभिकारक की प्रारंभिक जो सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा। तो इसमें स्मॉल टी का वैल्यू पूछ रहा है, तो स्मॉल टी का वैल्यू और के दिया है कि 60/सेकंड, ये स्थिरांक दिया है वेग स्थिरांक के का मान, और ये ए कितना रहा होगा प्रारंभिक सांद्रता उसकी कितनी, ए मतलब मैंने मान लिया, और कितनी रह गई 1/10, यानी ए का 1/10 का मतलब a/10 हो गया। जैसे उसमें आधी कर रहा था तो a/2 कर दिए, इसमें 10वां हिस्सा यानी दहाई रह जाती है 10वां हिस्सा, तो a/10 हो गया। तो अब इस तरीके से हमें ये मान पता चल गया। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका फार्मूला ये होता है के बराबर। तो अब इसमें आप अगर रखेंगे तो क्या होगा 2.303, इसके जगह पे वही है, टी का वैल्यू कितना ये आपको निकालना है, और फिर इसके बाद के की जगह 60 हमने रख दिया, देखिए दिया हुआ है, और इसके बाद फिर ए का मान कितना ए, और a-x का मान कितना यानी अंतर कितना a/10, तो a/10 हो गया। और जब a से a कटेगा तो ये 10 ऊपर जाएगा। log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इस तरीके से 2.303/60 और log 10 का मान 1, तो ये 1 का मतलब कुछ नहीं। तो अब इसे आप जब काटेंगे तो इतना आएगा, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3.8 × 10⁻² सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अब रहा 13वां सवाल। 13वां सवाल में क्या होगा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है 60 मिनट में करा इतना % पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें अर्ध आयु अगर ज्ञात करना है तो इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो दोनों फार्मूला का यूज आप करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। तो क्या होगा कि स्मॉल टी का मान आपको दिया है 60 मिनट, ए का मान आपको दिया है 100। कैसे पता कि मतलब मैंने मान लिया है कि पहले कितनी सांद्रता रही होगी 100, और कितना % वो अभिक्रिया पूरी हुई है, यानी पहले 100% रहा होगा, और 100 में से जब कितना % 75, तो x की जगह 75, जब दोनों को घटाएंगे 100 में से 75 तो कितना हो जाएगा 25% अभिक्रिया रह गई, बची हुई है। तो अब क्या है टी हाफ का मान आपको पूछ रहा है, तो इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला ये आप देख ही रहे हैं शुरू से ही इतना होता है। तो ए का मान 100 रख दिया ऊपर, a-x कितना 25 नीचे, तो इसे काटेंगे 4 आएगा, और टी का मान आपका दिया हुआ है 60, तो यहाँ पे 60 रख दिया। तो अब देख रहे हैं 60 रख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद जब आप इसे काटेंगे तो ये 4 आएगा, तो log 4 को क्या लिख सकते हैं 2⁻² का मतलब log 4 का मान आप सीधे अगर देखें तो इतना होगा आपका, तो log 2 का मान इतना होता है, और ये जो 2 है ये 2 10 का कोई मतलब नहीं है, 2 जो होगा वो आपका यहाँ पे आएगा, पहले चला होता है, तो 2 log 2 लिख सकते हैं इसे आप, log 2⁻² का मतलब 2 log 2 लिख सकते हैं, पावर जो होगा ये पहले चला जाएगा, तो 2 हो गया, और ये log 2 का मान इतना होता है। अब जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.693, ये आपका आएगा। अब इसके बाद जो है बाई 30, ये जो 2 से 60 कटेगा 30 बार में, ये एक इक्वेशन हो गया, और एक इक्वेशन आपका होता है टी हाफ बराबर इतना होता है, अर्धायु का जो के का फार्मूला होता है, के का फार्मूला इतना होता है। तो इस तरीके से जब इसमें आप के बराबर ये पहला इक्वेशन से के का मान कितना निकला इतना, जब इसमें रखेंगे के जगह पे तो ये दोनों आपस में कटेंगे, और 30 आपका क्या हो जाएगा टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्धायु का मान इतना होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन 14वां। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए वेग स्थिरांक कितना है और इसकी 3/4 आयु की गणना करना है। तो कह रहा है इसमें के का मान कितना दिया है इतना दिया है, ये रख दिया। ए का मान हमने ए मान लिया कि प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, और बाद में कितना इसकी 3/4 कह रहा है। 3/4 का मतलब ये इसका ए का यानी पहले वाले का 3/4 पूरा हो गई है। तो शुरू में ए है तो ए की जगह पे ए रख दिया, इसके बाद माइनस 3/4 ए का, तो 3a/4 हो गया। इसका 3/4 कर दिया पहले वाले का। इसको जब 1/1 करके एलसीएम लेके जब आप इसे सॉल्व करेंगे भिन्न का घटाने की तरह, तो a-a/4 आपका हो जाएगा। और इसका कह रहा है कि इसका टी का मान बताइए कि कितना होगा। तो के बराबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला आप बार बार देख रहे हैं कितना ही होता है। के का वैल्यू आपने के की जगह रखा,
टी का वैल्यू जो है आपका ये निकालना है आपको, ठीक ना। और यहाँ पे ए का वैल्यू आपका ए है और ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना है a/4, ये a/4, ए से ए कटा आपका कितना हो गया 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब इसे आप इसे टी का वैल्यू जब इधर रखेंगे इतना बराबर, यानी बाई 1 करके अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप टी का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा कि ये आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो क्योंकि तिर्यक गुणा होगा तो इस तरीके से ये जब गुणे में होगा तो गुणे से ये फिर भाग में यहीं पे आएगा। अब इसके बाद क्या है कि log 4 का मान अभी आप देखे हैं कि 2 log 2 लिखते हैं और इसके बाद फिर 2 log 2 लिखते हैं और इसके बाद फिर तो ये आपको मिलेगा, तो इतना मान आपका आएगा 2 और 0.3010 और इसके बाद फिर जब आप इसे काटेंगे तो 0.5054 इंटू 10⁻³ होगा और जब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे 5.4 इंटू 10⁻² सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कि H2SO4 का एक नमूना इतना % और W/V ये दिया है कि इस है और उसका घनत्व इतना मिलीलीटर है, इस विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो क्या है, स्मॉल w का मान आपको दिया है, ये परसेंटेज से मैंने बताया था कि 94 ले लिया हमने। घनत्व आपका कितना 1.84 है, तो ये हो गया, तो 1.84 यहाँ से ये ले लिया हमने। इसके बाद आयतन हमने मान लिया कि ये 100 रहा होगा, तो 100 में से यानी पूरे विलयन का आयतन, तो 100 में से अगर 94 घटाएंगे तो ये किसका आ जाएगा, विलायक का आयतन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि विलयन का द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, घनत्व भी पता है आयतन भी पता है, तो दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, आयतन और घनत्व का जब गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो गया 184, ये आपका विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब विलायक का भार अगर निकालना है तो मैं अभी बताया हूँ कि जब इसका कैपिटल W निकालना है तो 184 में से जब आप 94 घटा देंगे पूरे में से, यानी विलयन का जो द्रव्यमान है इसमें पूरे में से जब आप 94 ये घटा देंगे तो विलायक का क्या आ जाएगा, भार आ गया 90 ग्राम। और H2SO4 का जो M होता है यानी अणु भार, वो आप निकालना जान चुके हैं। तो ये इस हिसाब से हाइड्रोजन कितना 2 और सल्फर कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 4, तो इस तरीके से सबको गुणा करके जब जोड़ेंगे तो 98 आपका क्या आ जाएगा, ये H2SO4 का भार आ जाएगा, अणु भार। तो M डैश यानी कि जो आपका फार्मूला होता है मोललता का, तो M डैश बराबर स्मॉल w/m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w का मान 94 है, ये आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद फिर स्मॉल m का मान अभी देखिए यहाँ पे स्मॉल m का मान 98 है, आप स्मॉल m का मान 98 अभी आप यहाँ पे निकाले हैं, और कैपिटल W का मान आपको पता है 90, ये आप अभी निकाले हैं। तो कैपिटल W अब कट करेंगे जब इंटू 1000 होता है यहाँ पे, तो जब इसे आप कट करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 10.6 पर मोल पर किलोग्राम यह इसका मात्रक होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो है आपका ये है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन, तो जब 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो और जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान यहाँ पे दिया है। तो कितना मान दिया, मोलल स्थिरांक का मान, और उन्नयन कर रहा है, क्वथनांक उन्नयन कर रहा है, यानी Kb का मान आपको ये है। इसके पहले भी आप देखे हैं Kb बराबर इतना, और कैपिटल W का मान आपको 100 दिया हुआ है, स्मॉल w का मान कितना 3 दिया हुआ है। अब इसके बाद फिर जब इसे आप फार्मूले पे रखेंगे तो डेल्टा TB वाला फार्मूला आपको याद होगा, और F का मतलब, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, F यहीं पे हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ये हिमांक वाला हो जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। और जब यहाँ पे यूरिया है तो NH2CO का जब आप अणु भार निकालेंगे तो नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, और फिर इसका कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, और नाइट्रोजन कितना ये 1, हाइड्रोजन कितना 2। जब गुणा उड़ा करके जब इसको जोड़ेंगे तो इसके बाद फिर कितना आ जाएगा, इसका अणु भार 60 आ जाएगा। ये स्मॉल m का मान स्मॉल m के जगह, Kb का मान जो है Kb की जगह रख दिया, ये स्मॉल w का मान 3 जो है स्मॉल w की जगह पे, कैपिटल W का मान जो है 100 कैपिटल W की जगह पे,
और इसके बाद फिर स्मॉल m का मान स्मॉल m के जगह पे हो गया। अब सबको कट करेंगे जब, तो आपका वैल्यू कितना आएगा 0.26, ये आपका आएगा केल्विन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो अभिक्रिया दिया हुआ है कि x प्लस वाई ये दोनों अभिकारक मिलके ये प्रोडक्ट बनाए हैं। 2z के लिए x के विलुप्त होने की दर और इतना के पाई यानी इतना पाई गई है। तो y के विलुप्त होने की दर यानी y का x के विलुप्त होने की दर दिया है, इसका दिया है y के विलुप्त होने की दर निकालना है और z के बनने की दर निकालना है। तो मैंने बताया था आपको कि x और y अभिकारक हैं तो इनका माइनस माइनस होगा और डेल्टा x की सांद्रता बटे डेल्टा t, डेल्टा y की सांद्रता बटे डेल्टा t, और z आपका प्रोडक्ट बना हुआ है तो ये आपका प्लस में रहेगा और ये 2 इसके साथ है, 2 अणु हैं तो इस तरीके से क्या है कि ये बाई में लिख देंगे आप, ये भी मैंने बताया था। और ये z है तो डेल्टा z की सांद्रता बटे डेल्टा t। अब तीनों बराबर होते हैं, बराबर बीच में लिखा जाता है। अब जिसका पता होगा, जैसे x के विलुप्त होने की दर हमें पता है, x का पता है तो x के बराबर हम किसी को रख देंगे, y वाले को रख देंगे, x के बराबर y, यानी इन दोनों को हम ले लेंगे आपस में बराबर। तो x का पता है कि 10⁻³ मोल पर लीटर है, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, इतना रख दिया। ये आपका आंसर हो गया क्या, y का, क्योंकि दोनों जब आपस में बराबर हैं तो इसकी जो आपकी क्या है विलुप्त होने की दर, इसके विलुप्त होने की दर के बराबर होगी। अब ये क्या है, अब x y दोनों पता हो गया तो हम z का निकालना है, z के बनने की दर, तो इसको किसी के भी बराबर ले सकते हैं, y के बराबर ले लें या z के बराबर ले लें। तो y के बराबर ही हमने ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना। देखिए अब y का कितना था, वो भी इतना ही निकला है, z 10⁻³ मोल पर लीटर, तो यही हो जाए पर लीटर पर सेकेंड, तो यही इसकी सांद्रता हो जाएगी। अब यहाँ पे बात क्या है, ये जो 2 है ये 2 आएगा यहाँ पे, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो इसमें 2 × 2 हो जाएगा आपका, ये ध्यान रहे कि ये 2 इधर गुणे में है तो ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके गुणे में हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए जो इसका है 10⁻³ ये इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर हो जाएगा। अब यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब 18वां जो आप देख रहे हैं, 18वां नंबर जो है आपका किसी अभिक्रिया के लिए कह रहा है कि एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है और अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता कितनी कर दी जाए, दोगुना और आधी कर दी जाए। तो दो सिचुएशन में दो चीज़ें निकालनी है। तो ये मान लिया हमने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्या एक अभिक्रिया हमने लिख लिया x से y बना है, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो r बराबर क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग कहा जाए या इसे क्या कहा जाए, ये वेग कहा जाए। तो इस तरीके से जो r का मान होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, r बराबर होता है k x की सांद्रता का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि द्वितीय कोटि के तो 2 होगा। अब इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे सांद्रता कितनी कर रहा है, अगर कितना कर दिया जाए, दुगुनी कर दिया जाए, यानी x के सांद्रता कितनी कर दिया, 2a, यानी पहले का दुगुना कर दिया, यानी 2a कर दिया जाए, दुगुना a के साथ 2 का गुणा है, मतलब कि गुणा है, दुगुना कर दिया गया। तो इसकी जगह हम कितना रख देंगे, 2a रख देंगे। जब 2a रखेंगे इसमें पहले इक्वेशन में हम, तो क्या होगा कि 2a रखेंगे तो ये आपका r है तो r हो गया, k है तो k हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे 2a तो 2a का स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का भी वर्ग होगा, a का भी होगा, तो 2 का वर्ग हुआ तो 2 दूना 4, और फिर इसके बाद a का वर्ग हुआ तो a स्क्वायर। तो ये 4 क्या है, 4 इसको पूरा मिला के इकट्ठा लिख सकते हैं कि 4ka का स्क्वायर, क्योंकि संख्या इसको पहले कर ले रहे हैं। अब ये 4 जो है ये कैसे कितने गुना है, मतलब ये अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, अगर 2 गुना सांद्रता कर दिया गया तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या है 4 का गुना है, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया कि अभिक्रिया का वेग कितनी हो जाएगी, 2 गुनी सांद्रता करने पे 4 गुनी हो जाएगी। और अगर वह अभिक्रिया का आधा कर दिया जाए वेग तो क्या हो जाएगा, सांद्रता आधी कर दी जाए तो a/2 मतलब आधा हो गया, पहले कितना था a और उसका आधा कर दिया गया तो a/2 हो गया। अब a/2 अगर इसके जगह पे रखा जाए पहले इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन में a/2 रखेंगे तो a/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और बटे 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगी 1/4, यानी कि अभिक्रिया की क्या हो जाएगी 1/4 गुनी हो जाएगी, या 1/4 यानी 1/4 रह जाएगी अभिक्रिया की वेग। यानी सांद्रता जब
आधी कर दी या दोगुनी कर दी जाएगी तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाएगा, और अगर सांद्रता आधी कर दी जाएगी तो अभिक्रिया का वेग 1/4 हो जाएगा या 1/4 गुना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है 99.9% पूर्ण होने के लिए में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो इस तरीके से आप इसमें देख रहे हैं कि के जो है अर्धायु का जो फार्मूला होता है के बराबर ये इतना होता है, समीकरण 1 हो गया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फार्मूला होता है के बराबर वो इतना होता है। अब इसमें बात क्या है कि आपको जो इसमें के का मान इसमें दिया हुआ है वो इसमें ए का मान आपका कितना है, ए का मान हमारा 100 है। पहले कितनी सांद्रता रही 100, लेकिन 100 में अब आपको ये देखना है कि ये ए माइनस एक्स का मतलब ए का मतलब 100 और एक्स का मतलब कितना पूरी हुई अभिक्रिया 99.9 पूरी होने के बाद, यानी कि इसमें से जब घटाएंगे आप अंतर कितने का आ जाएगा, यानी ए माइनस एक्स का अंतर कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 0.1 हो जाएगा, यानी इतनी रह गई। तो ये ए माइनस एक्स का वैल्यू हो गया 0.1 घटाने के बाद, और ये पहले की सांद्रता आपकी ए है। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 का ऊपर और 10 का नीचे तो ये ऊपर 1000 हो जाएगा, नीचे 1 का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस तरीके से 1000 log 1000 हो गया। 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 लिख सकते हैं तो ये 3 कहाँ जाएगा, log के पहले, तो 3 log 10 हो जाएगा। इसके बाद फिर आप log 10 का वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। और ये आप ऊपर देखे हैं कि इक्वेशन 1 आपका था अर्धायु का के बराबर 0.693। अब यहाँ पे समझिए कि दोनों इक्वेशन को अगर एक दूसरे के बराबर रख दिया जाए तो के बराबर के, यहाँ भी के का वैल्यू निकला है और ऊपर भी के का मान हमने अर्धायु वाला के का मान रखा हुआ है। तो दोनों जब आपस में बराबर होंगे तो एक ऊपर अर्धायु वाला कितना था के बराबर, तो के बराबर था 0.693/t½ यानी अर्धायु काल। तो अब बराबर, और यहाँ पे के का मान कितना निकाले हैं 2.303/t, तो 2.303/t इंटू 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो t का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो t इंटू 0.693, t½ का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो t½ इंटू 3 इंटू 2.303 हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि ये इसके मल्टीप्लाई में है, जब ये जाएगा डिवाइड में, ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 0.693 कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब इसे आप जब कट करेंगे तो इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, इसे काटेंगे तो लगभग 10 के बराबर ये आपका कटेगा, यानी 10 बार में। तो यानी कि जो ये आपका प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया थी उसका जो समय था वह t½ यानी अर्ध आयुकाल का कितना, ये गुणा में है 10, यानी 10 गुना होता है। ये आपका इससे सिद्ध करना था, यही आपका सिद्ध हो गया कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वह अर्ध आयु की 10 गुनी के बराबर होती है, अर्ध आयु की 10 गुनी होती है। तो ये आपका सिद्ध हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 जो आपका भाग है और इसका पूर्ण होने में लगा समय जो है अर्धायु का 2 गुना होता है। यानी ये सवाल एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह है। इसमें भी आप क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला लिखेंगे, इधर एक तरफ आप अर्धायु की अभिक्रिया का फार्मूला लिखेंगे, और फिर क्या होगा कि ये शुरू की सांद्रता ए थी आपकी, इसका कितना पूर्ण हुई 3/4 भाग, तो इसका मतलब ए का 3/4 यानी ए माइनस एक्स का वैल्यू अब आप जब निकालेंगे तो पहले अभिक्रिया कितनी थी ए, तो ये ए हो गया। अब कितना पूरी हो गई 3a/4, तो 3a/4 यानी ए का पहले वाले का 3/4, तो ये 3a/4 हो गया एक्स की जगह पे। दोनों को एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 4a - 3a/4। तो ये कुल मिला के a माइनस एक्स का वैल्यू ये आपका कितना हो गया, ये 4 में से 3 निकल जाएगा तो कितना a बचेगा, a/4 बचेगा। तो a/4 किसका वैल्यू हो गया, a माइनस एक्स का वैल्यू हो गया a/4। ये आप देख रहे हैं। अब आगे क्या है कि ये 4 का मल्टीप्लाई आपका ऊपर हो जाएगा तो ये log 4 हो जाएगा, और log 4 का वैल्यू 0.6020 होता है, ये log 4 की जगह हमने रख दिया। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे k बराबर
आपका कैलकुलेट करने के बाद यानी इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें कर देंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे टी होगा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1.386/t। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया और इधर ये आपका इक्वेशन 1 है। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे ऐसे न लिखा जाए, इसे क्या होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 जब आपस में बराबर होंगे तो k बराबर k जैसा हमने पहले किया था, तो k का मान k के बराबर, तो k का मान पहले समीकरण में कितना है 0.693/t आप, ये अर्धायु वाला k, और ये जो है आपका जो अभी हमने निकाला है 1.386/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो t का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका t इंटू 0.693, टी हाफ का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये देखिए इतना हुआ। अब t बराबर फिर उसी तरह पक्षांतर करेंगे, ये गुणा में है तो इसे इधर भाग में करेंगे, जब कटेगा तो 2 हो गया, तो t हाफ का कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे 60 मिनट ये टी का मान है, ए का मान कितना 100 हमने मान लिया, क्योंकि 75% पूरा होती है तो यक्स का मान है, तो 100 में से जब यक्स निकल जाए यानी 75 निकल जाएगा तो 25% अभिक्रिया अभी बची हुई है। अब टी हाफ जो आपका है ये निकालना है, के बराबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला ये होता है आप जानते हैं, और अर्ध आयु का फार्मूला ये होता है। अब क्या करेंगे आप कि इससे t का मान निकालेंगे, तो क्या होगा कि t का मान आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे t का मान 60 रख दिया, log यहाँ पे क्या है a का मान कितना 100 और नीचे a माइनस x का मान कितना 25, तो ये कट गया 4 आ गया, तो log 4 का मान अभी आपने देखा है कि 0.602 होता है, तो 20 होता है, तो ये रख दिया log 4 की जगह। इसके बाद जब आपका इसे काटेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ये काटने के बाद जब इससे आप इसे काटेंगे तो इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वैल्यू हो जाएगा 0.693/30, ये के का मान हुआ। यही के का मान उठा के आपको यहाँ पे रख देना है, तो के का मान इतना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब टी हाफ का मान निकालेंगे आप तो ये बटे में हो जाएगा, यानी ये टी हाफ का मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये जब यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, तो टी हाफ बराबर यही इसी फार्मूले से टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693/k, के यहाँ पे हो जाएगा। अब यहीं पे के का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ये पूरा उठा के नीचे, तो इससे ये कट जाएगा और नीचे ऊपर क्या हो गया आपका 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये आपका टी हाफ यानी अर्ध आयु कितना हो गया 30 मिनट हो गया। अब अगला सवाल जो है वो है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घोला जाता है, क्वथनांक कितना है, और ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने बताया है, और ये भी क्वेश्चन पीछे हमने बताया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपको मिला है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है इस तरीके से, इसलिए इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में ये आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि 22वां और 23वां जो क्वेश्चन है ये आप अभी लगाए हैं इसके पहले, तो इसे आप गौर न करें। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए यहाँ पे CuSO4 विलयन को 1 एम्पियर की धारा से क्या है कि 900 सेकेंड तक वैद्युत अपघटित किया जाता है। तो कह रहा है कैथोड पर निक्षेपित जो कापर के द्रव्यमान की गणना करना है। तो कापर का जबकि आप जानते हैं कि 63 होता है, इसका वैल्यू कैपिटल M का मान 63, तो ये फार्मूला है कापर पे +2 और +2 इलेक्ट्रॉन और गोज टू Cu। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन से ये जैसे जुड़ने से ये Cu बना है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ 2, तो N का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना यानी N का मान 2 हो गया। I का मान आपको दिया हुआ है ऊपर की 1 एम्पियर, और T का मान आपको दिया हुआ है 900 सेकेंड, और M का मान आपको कैपिटल M 63 दिया हुआ है, और यहाँ पे F का मान आपको हमेशा क्या लेना है 96,500 ये आपका लेना है। तो ये वैल्यू आप क्या करना है, Q बराबर IT होता है, इसमें आपको निकालना है स्मॉल w, ठीक है ना, तो स्मॉल w निकालना है तो Q बराबर IT होता है। तो ये I का मान कितना है 1 रख दिया, T का मान कितना 900, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो Q का मान कितना हो गया 900। अब यही Q का मान उठा के आप इसी फार्मूले में रख देंगे, आपका W का मान आ जाएगा, यानी स्मॉल w बराबर MQ/NF होता है। M का मान कितना 63 हो गया, Q का मान कितना अभी हमने निकाला 900, और N का मान कितना 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके बाद F कितना, F का मान ये इतना रखना है। अब जब आप इसे कट करेंगे 2 0 से 2 0 और इसे कट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा आपका 0.2 ग्राम आपका आएगा।
और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको कॉपर का निकालना था। अगला जो क्वेश्चन है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कह रहा है कि विभव 1.1 वोल्ट है, और तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गिब्स ऊर्जा आपको निकालना है, यानी डेल्टा जी का मान, जे नॉट का मान निकालना है आपको। तो ये आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया कैसे हुई है। तो एक सेल में क्या है कि जेडीएन ये दिया हुआ है कि Zn+2 ये अभिक्रिया आपको दी हुई है, इसी के आधार पर निकाल। तो जेडीएन में क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना, ये ऑक्सीडेशन, और कॉपर में रिडक्शन हुआ है, मतलब अपचयन की क्रिया हुई है, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है, यानी ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन और इसमें रिडक्शन हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना, तो एन का मान इसमें भी कितना हुआ, 2 हुआ। और डेल्टा ई नॉट का मान आपको दिया 1.1 वोल्ट, एफ का मान आपको ये इतना लेना है, मैंने बताया था। डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -NFE, तो -n यानी एन का मान आपका 2 है, एफ का मान आप देख रहे हैं कि ये इतना लेना है, और ई का मान आपका कितना है 1.1, ये रख दिया। और आपको कितना मान हो गया इसका, ये आपका हो गया कैलकुलेट करने के बाद ये 2300 J यानी जूल, यानी आप इसे कह सकते हैं कि 2,12,300 जूल, ये आपका हो गया। अब आगे आप अगला क्वेश्चन इसे देखें कि mg जो है आपका mg/mg+2 इतना इसका मोल दिया हुआ है, मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या दिया है कॉपर के, और कॉपर के सेल EMF की गणना करना है। तो EMF की गणना करना है, तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो ई सेल होता है, ई नॉट सेल, तो उसके इतना बराबर होता है ई नॉट, ये आपका कैथोड, और ई नॉट एनोड होता है, ये फार्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड। तो दोनों का जो EMF होता है, तो इसको आप क्या दिया है, देखिए इसमें कितना दिया है, इसका वोल्ट कितना दिया है, तो इसका वोल्ट आपको दिया है 0.34 कैथोड का, तो और एनोड का कितना दिया है, आपका दिया है 2.37, ये दिया हुआ है आपको। इसका मतलब ये है कैथोड में आपका होता है प्लस, तो ये प्लस वाले का ले लिए, कैथोड माइनस एनोड, एनोड का मतलब माइनस, ये माइनस वाला हो गया। यानी दोनों का कैथोड यानी प्लस और माइनस का अंतर जो होता है, ई सेल निकल जाएगा आपका। जब ये निकल जाएगा तो आपको सीधे फार्मूले पे रख देना है क्या, कि ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस इतना और लॉग इतना बटे इतना, यानी कि मैग्नीशियम की सांद्रता बटे कॉपर की सांद्रता। मैग्नीशियम की सांद्रता आपको ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितना दिया है मैग्नीशियम का 0.1, और कॉपर का दिया है 10⁻⁻1, 1 का तो कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से यही आपको वैल्यू यहाँ पे क्या कर देना है, पुटअप कर देना है, रख देना है। अब रख दिया आपने जब यहाँ पे 0.1 और इसके जगह पे 10⁻⁻1, तो इसके बाद इस n का मान आप देख रहे हैं कि 2 है, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, उसमें भी n का मान हो गया। और जब आप इसे ई सेल का मान हमने निकाला था 2.71, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो इतना आएगा। तो इस तरीके से ये मान हमने रख दिया। अब जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा तो log 1 हो जाएगा, log 1 का मान 0 होता है। अब ये 0 से ये पूरा 0 हो गया, बचा आपका क्या 2.71, ये आपका वोल्ट, ये यानी EMF का मान हो गया, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी प्रकार का है, कुछ अंतर है। इसमें देखिए कह रहा है कि HCl, CH3, COO तथा NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकताएं इतना साइमन, इतना साइमन, इतना साइमन वगैरह प्रतिमोल करके दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो तीनों का वैल्यू आपका दिया हुआ है, मोलर चालकताएं तीनों की दी हुई हैं, सीमांत मोलर चालकताएं। अब कह रहा है कि CH3 COOH के लिए, जो कि इसमें है नहीं, इसमें से CH3 और COO और इससे H के लिए, यानी दोनों का मिलाने के लिए, यानी इसके लिए अगर कहा जाए इसी में से, तो इसकी कितना हो जाएगा, ये मोलर चालकताएं कितनी होंगी। तो इसका दिया हुआ है, सबसे पहली बात कि अगर HCl का कहा जाए तो HCl का लिख सकते हैं H+ और Cl-। इसका दिया हुआ है इसका मान कितना दिया हुआ है 425.9, तो ये हो गया समीकरण 1। इसका दिया हुआ है कितना 915, सॉरी 15 नहीं है, ये क्या है, ये S है, ये S है साइमन, ठीक ना। तो साइमन यानी कि 91 साइमन दिया हुआ है, तो 91 ये हो गया इसका मान,
CH3COO का। NaCl है तो NaCl का कितना दिया है, तो ये आपका दिया है 126.4, तो 126.4 हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आपका इसका वैल्यू, यानी 3 इक्वेशन आप इससे लिख सकते हैं। इससे जब ये टूटेगा आयनों में, ये तो H+Cl- ये Na+ और CH3COO होगा माइनस, और Na+ और Na+ और Cl- ये होगा। इस तरीके से आप आयनों के रूप में लिख लेंगे। अब बात क्या है कि किस में से किसको घटाया जाए, कि हमें CH3COO Na मिल जाए इसमें से। तो अब क्या है कि इसके मिलने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़कर जब तीसरे समीकरण को घटाएंगे, यानी इन दोनों को जोड़कर जब इसमें से तीसरे को घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, CH3COOH। अब देखिए जब इसको इस पूरे को और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस ये देखिए यहाँ पे हो गया, ये प्लस ये प्लस में है, और इसके बाद फिर ये दोनों माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये देखिए माइनस माइनस। इससे क्या हो गया कि ये इससे ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएंगे, आपका बचेगा क्या, H+ और Cl, ये CH3OH। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH ही तो बनेगा। तो मोलर चालकताएं इसकी निकालना है, यही बनाना था हमें। अब इसके लिए क्या करेंगे कि इसका मान और इन दोनों का मान इतना दिया था, इन दोनों का मान इतना दिया था, और इन दोनों का मान इतना दिया था। अब इन दोनों को जोड़कर जब इसमें से ये तीसरा घटाएंगे तो जोड़ दिया हमने, इतना आया। इसके बाद जब इसको घटाएंगे तो इतना, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हुआ क्या, कि CH3COOH की मोलर चालकताएं इतनी होंगी, यानी इसका मान इतना होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार करें और इसमें थोड़ी भी कमी न करें, ज़रूर तैयार कर लें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जिससे कि हमारा जो मेहनत है वो साकार हो सके और आपकी मेंटलिटी का पता चल सके कि आपको और क्या चाहिए और किस प्रकार का प्रश्न चाहिए। ये आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, जिससे कि हम आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपके अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बना सकें, जिससे कि आपका अच्छा खासा नंबर आए।